वेलकम टू जहांगीर स्टडी। आज हम प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण जिसमें पारसी, ईरानी व यूनानी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण का जो समय था वो था 599 ईसा पूर्व से लेके 323 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का समय माना जाता है। सबसे पहले जो हमारे देश के अंदर हकामनी आक्रमण, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान के हकामनी वंश, जो ईरानी आक्रमण था उसका वंश था हकामनी वंश था, ये याद रखना। और इसको पारसिक साम्राज्य कहा गया है। ईरानी साम्राज्य को क्या नाम दिया गया था? पारसिक साम्राज्य भी कहा गया था। तो हकामनी जो वंश था ये ईरान का एक वंश था। इसका संस्थापक साइरस, सामने मैंने इसकी उसकी पोर्ट्रेट भी है, चित्र भी दे रखा है। ये थे साइरस, जिनका जो शासन था 599 से लेके 529 ईसा पूर्व तक का जो शासन था वो साइरस का था। साइरस एक महान शासक थे हकामनी वंश के, और इन्होंने इस वंश की स्थापना की थी। यूनानी लेखकों हेरोडोटस, हेरोडोटस को आप जानते हो कौन है? ये मेरे को अचानक याद आ गया। इसी इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को, यूनानी लेखक था। इतिहास का पिता किसे कहा गया? हेरोडोटस। तो हेरोडोटस एरियन तथा स्ट्रेबो के अनुसार पश्चिम एशिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक साइरस कुरुस, इसका दूसरा नाम था कुरुस, ने जेड्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से होकर भारत पर आक्रमण करने का असफल प्रयास किया था। भाई ये वहाँ का शासक था, शक्तिशाली शासक था, महत्वपूर्ण शासक था, और इसको ग्रेट उपाधि मिली हुई थी। मगर ये भारत के अंदर आक्रमण करने वाला पहला था। तो भारत में आक्रमण किया इसने किस रास्ते से? जेंड्रोसिया के रेगिस्तानी मार्ग से होकर ये आया भारत में, मगर इसका जो आक्रमण था वो सफल नहीं हो सका। इसने यहाँ पे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, मगर वो सफल नहीं हो सका। पहली बार शुरू से ये आता है। विदेशी आक्रमण की बात करेंगे तो सबसे पहला जो आएगा हकामनी वंश आएगा। इसके बाद डेरियस प्रथम धारा, उसे डेरियस प्रथम ही बोलते और धारा भी बोलते, धारा। ये प्रथम ईरानी आक्रमणकारी था। ये साइरस, जो साइरस इनका उत्तराधिकारी था। इन्होंने गंधार, कंबोज, पश्चिमी प्रांत, पूरे सिंध प्रांत एकाधिकार कर लिया था। और जिसने ये भारतीय भूभाग पर भी इसने आक्रमण कर लिया। तो ये शक्तिशाली था। इसका जो आक्रमण था वो भारत पर सफल था। इसके द्वारा इसके बारे में जानकारी के 3 अभिलेख मिले थे। बेस्तून, पर्सिपोलिस तथा नक्शे रुस्तम से सिद्ध होता है। यानी इनके जो अभिलेख थे, लिखे हुए लेख थे, उससे मालूम होता है कि इसने सिंधु नदी के तटवर्ती भाग पर अधिकार किया था। जो सिंधु नदी का तटवर्ती क्षेत्र था उस पर अधिकार किसने किया था? सबसे पहले दारा ने, दारा नाम का शासक दारा ने। और हेरोडोटस के अनुसार भारतीय भूभाग पारसिक साम्राज्य का 20वां प्रांत बना था। यानी पारसिक साम्राज्य में 19 प्रांत ऑलरेडी पहले से थे, मगर भारत के जो क्षेत्र पे इसने दारा ने अधिकार किया तो 20वां प्रांत, ये उस साम्राज्य का 20वां प्रांत कहलाया। इतना बड़ा साम्राज्य था पारसिक साम्राज्य, यानी ईरानी साम्राज्य का नाम था पारसिक साम्राज्य। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपके? धारा तृतीय, इसके बाद धारा तृतीय जो शासक था वो सिकंदर, यूनानी का शासक था सिकंदर। उसके द्वारा वो परास्त कर दिया गया, हार गया, उसे पराजय हो गई, और भारत से पारसिक ईरानी साम्राज्य का आधिपत्य समाप्त हो गया। धारा की पराजय के साथ ही हमारे यहाँ देश में जो ईरानी साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब देखते हैं ईरानी इस आक्रमण का, इस साम्राज्य का जो भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो, सबसे पहले नंबर 1 है समुद्री मार्ग की खोज से विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन। यानी समुद्री मार्ग का, विदेशों में जाने का समुद्री मार्ग का पता सबसे पहले इनसे मालूम हुआ, तो इससे विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन बढ़ा। ये फायदा हुआ भारत को, भारत ये प्रभाव पड़ा। पहला प्रभाव तो ये था। सेकंड है पश्चिमोत्तर भारत में दाएं से बाएं ओर लिखी जानी खरोष्ट लिपि, ये नीचे दे रखी है इस ब्राउन से कलर में। ये अपने यहाँ पहली वाली खरोष्ट लिपि का आविष्कार हुआ। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये वहाँ से भारत के अंदर आई पश्चिमोत्तर, जो फिर खरोष्ट लिपि का प्रचार यहाँ पे हुआ। और ईरानियों की खुद की जो लिपि थी आर्मेक लिपि, जो आपके सामने दिख रही है आर्मेक लिपि,
उसका प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ? इन ईरानी आक्रमणकारियों के द्वारा इस आरमाइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ भारत के अंदर। अभिलेख, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, अभिलेख उत्खनन करने की प्रथा का प्रारंभ। जो हम अभिलेख लिखते हैं, अभिलेख कितने प्रकार के, शिलालेख, स्तंभ लेख, ये भित्ति लेख जो भी आते हैं, गुहा लेख, इनकी उत्कीर्ण करने की प्रथा का शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारे को ईरानी आक्रमण से हम भारत वाले जाने थे कि हम भी अभिलेख लिखना सीख गए। समझ में आई? तो अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा का प्रारंभ भारत में कब हुआ? जब ईरानी आक्रमण हुआ। पारसी आक्रमणों के द्वारा ही भारत में इस लिपि के प्रथा का प्रारंभ हुआ। ये ईरानियों की 17 प्रणाली का कुषाण सब कुषाण युग में पर्याप्त विकास हुआ। ईरानियों की 17 प्रणाली थी, उसका शक और कुषाण जो विदेशी वो भी विदेशी थे, उसमें बहुत ज़्यादा विकास हुआ था। तो ईरानी आक्रमण का भारत पर ये प्रभाव पड़ा। मैंने 5 प्रभाव बताया आपको कि 2 लिपियाँ और अभिलेख लिखने की परंपरा की शुरुआत हम देखते तो ईरानी साम्राज्य पारसी से हमें मालूम पड़ती है। अब बताइए यूनानी शासन कैसे हुआ, कैसे आक्रमण हुआ? तो यूनानी जो सामने शासक थे, तो यूनान का सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसका नाम था सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट। मैंने इसके सामने फोटो भी है, ये चित्र में दिखाया रखा है सिकंदर का। ईरानी आक्रमण के पश्चात, जब ईरानी आक्रमण असफल हो गया, समाप्त हो गया, उसके पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनिया के शासक सिकंदर के आक्रमण का सामना करना पड़ा। जो सिकंदर था ये मकदूनिया का यूनानी क्षेत्र था, मकदूनिया का शासक था, उसका आक्रमण का सामना करना पड़ा। पहले हम ईरानी से आक्रमण का प्रभाव पड़ा, अब यूनानी आक्रमण का हमको सामना करना पड़ा। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत, हमारे पश्चिमी भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। हमारे जो पश्चिमी भाग था भारत का, वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। कुछ राज्य गणतांत्रिक थे तो कुछ राजतंत्रात्मक थे। आप गणतांत्रिक राजतंत्रात्मक आप समझते हो, राजतंत्र में राजा का शासन होता है और गणतंत्र में जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना जाता है। तो दोनों प्रकार के राज्य थे छोटे छोटे। भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर 326 ईसा पूर्व बल्ख बैक्टीरिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू पर्वत को पार, हिंदुकुश पर्वत था हमारे अफगानिस्तान में, हिंदुकुश पर्वत को पार करके, ये हिंदुकुश पर्वत कहाँ है आपको ध्यान है? अफगानिस्तान के अंदर। काबुल का है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। उस रास्ते से भारत में आया। इसका क्या लक्ष्य था? इसका विजय अभियान था। ये हर देश को जीतता हुआ आ रहा था सिकंदर, सबको। तो इसके अभियान की जब ये अफगानिस्तान को पार करता हुआ कहाँ पहुँचा? हिंदुकुश पर्वत अफगानिस्तान भारत के बीच में, उसको पार करके भारत में आया। सिकंदर के आक्रमण के समय पूर्वी गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार, जो पूर्वी गांधार उसकी राजधानी तक्षशिला पर इसने, उस समय आम्बी शासन था, आम्बी वंश का शासन था, आम्बी राजा था उस समय, आम्बी वंश जो राजा था उसका शासन था। तो उस राजा ने सिकंदर के भय से बिना युद्ध किए ही आत्मसमर्पण कर दिया सिकंदर के सामने कि मैं अपनी पराजय स्वीकार करता हूँ। तो सिकंदर का स्वागत किया उसने कि आप आओ, आपका स्वागत है, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता। तो आम्बी ने प्रवेश करवा दिया सिकंदर का, वो बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण युद्ध था यूनानी, उस वही सबसे महत्वपूर्ण है, जो इतिहास का प्रसिद्ध युद्ध था, हाइडेस्पीज का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। उसका 2 नाम है, वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं उसको। झेलम और चिनाब के मध्यवर्ती प्रदेश के राजा पोरस पुरु, हमारे देश के अंदर झेलम और चिनाब नदी के जो बीच का क्षेत्र था, मध्यवर्ती प्रदेश था, उसका राजा था पोरस पुरु। और सिकंदर के बीच में झेलम नदी के तट पे, झेलम नदी के तट पे युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में सिकंदर की विजय हुई और पोरस की पराजय हो गई। अब देखिए भाई, इसमें पोरस की पराजय हो गई तो इसमें एक बात बताई थी लिखी हुई इतिहास में, उसमें कहा कि सिकंदर की विजय के बाद पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर, ये बात मैं ऐसे बता रहा हूँ आपको, वो बात हुई थी, इतिहास में घटना थी, मेरे दिमाग में आई तो मैं बताना इसको ऊँचे समझ रहा हूँ। तो पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया सैनिकों के द्वारा। तो सिकंदर ने उनसे पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तब पोरस ने गर्व से कहा जैसे एक राजा दूसरे राजा से करता है। पोरस के जवाब से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसे राज्य वापस लौटा दिया। ये इतिहास में लिखा हुआ है। यानी पोरस जो राजा था वो वीर था, वो युद्ध करना बेटर समझ रहा था
क्योंकि उसको मालूम था कि मैं सिकंदर को कभी नहीं जीत सकता, मगर फिर भी उसने युद्ध किया और वो डरा नहीं। और ये बात उसने कह डाली कि एक राजा के साथ राजा सा व्यवहार किया जाना चाहिए। इसी से प्रसव सिकंदर ने राज्य वापस लौटा भी दिया था, इसलिए युद्ध बहुत ही फेमस युद्ध था। वितस्ता का युद्ध के ना, इसको वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर ने 2 नगरों की स्थापना की थी। पहला नगर था निकैया, जो पहला नगर था वो था निकैया नगर था। अब ये निकैया नगर, उसका नाम था विजयनगर, यानी विजय प्राप्त करने के नाम से उसे निकैया विजयनगर उपाधि मिली। दूसरा उसने अपना उस नगर का जो नाम था उस रखा अपने घोड़े के नाम पर, बूका फेला। क्या था? झेलम नदी के तट पर घोड़ा क्या हो गया था? समाप्त हो गया था, मर गया था, कहने मतलब नष्ट। उस युद्ध में उससे क्या होता, उसी घोड़े की याद में स्मृति में उस नगर का नाम उसने, विजित नगर का नाम उसने क्या रखा? बुका फेला। तो सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? बुका फेला। ये सिकंदर की बात हो गई। अब सिकंदर की मृत्यु के बारे में थोड़ा बताऊं। इसकी 323 ईसा मृत्यु हो गई, बेबीलोनिया में इसकी मृत्यु हो गई थी। सिकंदर भारत में केवल 19 माह तक रहा था। ठीक है, अब हम इसकी कला, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा भारत के ऊपर यूनानी आक्रमण का। ईरानी बता, यूनानी का प्रभाव देखिए। यूनानी आक्रमण के प्रभाव से भारत के अंदर क्या हुआ था? पहला इसमें आता है मुद्रा निर्माण की कला का विकास हुआ। ये मुद्राएं बनी उस समय, मुद्रा का विकास हुआ। और ये जो मुद्रा थी वो कौन सी मुद्रा कहलाती थी? मैंने आपको झेलम मुद्रा कहलाती थी। तो ये मुद्राओं का विकास हुआ उस समय। और इसके अलावा ये सिक्के जो ये मुद्रा थी, इसका सॉरी इसका नाम था उलुक शैली। ये मुद्रा उलुक शैली में बनी हुई बेटा, उलुक शैली। तो ये जो मुद्रा थी, हमने यूनानियों के प्रभाव से मुद्रा निर्माण की कला सीखी, ये यूनानी प्रभाव सीखे हमने। और गांधार शैली थी, जो एक नई शैली का, शिल्प कला की नई शैली का विकास हुआ, वो थी गांधार शैली। ये शैली क्या कहलाई, क्यों कहलाई? कि भारतीय और यूनानी दोनों कलाओं का मिश्रण था, तो वो शैली कहलाई गांधार शैली। और इसी गांधार शैली में सामने भगवान बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई है, गांधार शैली से बनी हुई है। तो ये भारतीय और यूनानी कला का मिश्रण क्या कहलाती है? गांधार शैली। थैंक यू।